नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पेन शर्मा अपने YouTube चैनल सिविल सर्विसेज पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम पॉलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज ये पॉलिटी में सबसे पहला वीडियो है। इसी के साथ साथ इस सीरीज़ में आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो इस सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम आप लोगों से भारतीय संविधान के जो विकास का जो इतिहास है, भारतीय संविधान के जो इतिहास का विकास है उसके बारे में हम चर्चा आपसे आज करेंगे। तो आपको पता होगा कि प्लासी के युद्ध के बाद प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध जो है वो सन 1757 में हुआ था और जो बक्सर का युद्ध है वो 1764 को हुआ था। तो इस युद्ध की जीत के बाद जो प्लासी की लड़ाई थी और बक्सर का जो युद्ध था, इस युद्ध की लड़ाई के बाद बंगाल पर पूरी तरीके से अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था, मतलब उनका शासन हो गया था। इस युद्ध के बाद बंगाल पर जो शासन था वो अंग्रेज़ों का शासन हो गया था। अब इसी शासन को अनुकूल बनाने के लिए, मतलब इसी शासन व्यवस्था को अनुकूल बनाने के लिए अंग्रेज़ जो थे वो समय समय पर कई एक्ट पारित किए थे। मतलब कई समय समय पर इन लोगों ने एक्ट पारित किए गए थे जो मतलब जो बंगाल पर जो शासन इनका स्थापित हो गया था उस शासन को ही स्थापित करने के लिए या उस शासन को बनाए रखने के लिए इन लोगों ने समय समय पर कई एक्ट लाए थे। तो यही एक्ट भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। मतलब इन्हीं एक्टों के द्वारा समय समय पर ये एक्ट आते गए तथा इन्हीं एक्टों के द्वारा भारतीय संविधान की नींव पड़ी। मतलब भारतीय संविधान जो है वो हमारा इन्हीं एक्टों से थोड़ा थोड़ा ले करके बनाया गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि मतलब ये प्लासी के युद्ध के बाद और सन 1764 के युद्ध के बाद जो इन्होंने एक्ट लाए हुए थे उन्हीं एक्टों के माध्यम से हमारा संविधान को विकसित हुआ, या मतलब उसी से ही हमारा संविधान बनकर आगे सामने आया। तो सबसे पहले जो एक्ट आया था, अंग्रेज़ों ने अपनी इस शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो सबसे पहला एक्ट लाए थे वो लाए थे रेगुलेटिंग एक्ट। क्या है रेगुलेटिंग एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो कब आया था। रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो सन 1773 में आया था। सन 1773 में ये एक्ट आया था। इस एक्ट को हम नियामक एक्ट के नाम से भी जानते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो सन 1773 में आया था और इस एक्ट को हम नियामक एक्ट भी कहते हैं। जब ये एक्ट आया था सन 1773 में, तो उस समय जो गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो सन 1772 से 74 तक रहे थे। फिर उसके बाद सन 1774 से सन 1785 तक रहे थे। तो वो रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था तो उस समय गवर्नर जनरल जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक एक्ट जो आया था वो कब आया था। वो आया था सन 1773 में। अब इसके बाद आगे हम चर्चा करते हैं। इस एक्ट में कुछ प्रावधान किए गए थे, या मतलब जो भी एक्ट में बातें कही गई थी अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली जो बात थी कि जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार कंपनी पर संसदीय नियंत्रण हो गया। मतलब अब ब्रिटिश सरकार जो थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1600 में आई थी अकबर के समय में, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो सन 1773 एक्ट के बाद उस पर जो संसदीय नियंत्रण स्थापित हो गया था वो किसका स्थापित हो गया था? ब्रिटिश सरकार का। मतलब 1773 एक्ट के अंतर्गत जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया था। संसदीय जो नियंत्रण था वो ब्रिटिश सरकार का हो गया था। पहली बात ये थी। फिर उसके बाद दूसरा जो था, इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्रदान की गई। अब मतलब जो कंपनी थी उसके जो प्रशासनिक कार्य थे, राजनीतिक कार्य थे, उनको मान्यता दी जाने लगी इस एक्ट के अंतर्गत। फिर इसके बाद अगले नंबर की अगर हम बात करते हैं, इस एक्ट में सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। आपसे पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले किस एक्ट के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी? तो वो जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी आपकी सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। केंद्रीय प्रशासन की, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की नींव रखी गई थी। अब इसके बाद कुछ चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो कुछ विशेषताएं थी वो उन विशेषताओं के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहली विशेषता जो थी वो, अब इस एक्ट के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का जो गवर्नर था वो वॉरेन हेस्टिंग था। बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का
गवर्नर जनरल कहा जाने लग गया था। 1773 एक्ट के अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा गया था। और इस प्रकार जो पहले गवर्नर थे, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग था। फिर इसके बाद बात करते हैं जैसे मुंबई था, मद्रास था। जो मुंबई और मद्रास के गवर्नर जो थे वो बंगाल के गवर्नर के ही अधीन कर दिए गए थे। मतलब इस एक्ट के अंतर्गत 1700 एक्ट या नियामक एक्ट के अंतर्गत जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, तथा मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर हुआ करते थे उनको अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। इम्पोर्टेंट है ये, आपको सही तरीके से इसको याद कर लेना है। फिर इसके बाद अगली बात करते हैं कलकत्ता प्रेसिडेंसी पर सरकार का गठन, जिससे गवर्नर जनरल परिषद में 4 सदस्य थे जो सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इसका मतलब ये है जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी का गठन किया गया और इस गठन में जैसे गवर्नर जनरल था उसकी परिषद थी, तो उस परिषद में 4 सदस्य थे और ये चारों सदस्य जो हैं वो अपनी सत्ता का प्रयोग संयुक्त रूप से किया करते थे। मतलब 1773 एक्ट के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल की परिषद हुआ करती थी उनमें 4 सदस्य थे और ये चारों सदस्य मिलकर अपना जो सत्ता है उसका प्रयोग जो करते थे वो संयुक्त रूप से किया करते थे। फिर इसके बाद बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो की गई थी वो 1774 में की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और इसके जो मुख्य न्यायाधीश जो थे वो एलिजा एम्पे, इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एम्पे थे। और अन्य जो न्यायाधीश थे जैसे फर्स्ट जो है वो चैम्बर्स थे, लेमेंस्टर थे और हाइड थे। मतलब इसका जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है इस एक्ट के अंतर्गत और इसका मुख्य न्यायाधीश जो बनता है वो एलिजा एम्पे बनते हैं, एलिजा एम्पे। और अन्य न्यायाधीश जो थे वो एक चैम्बर्स थे, लेमेंस्टर थे और हाइड थे। आगे देखते हैं, आगे अगर हम बात करें थोड़ी तो कंपनी के जो कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार, भारतीयों से उपहार लेना और रिश्वत लेना, इन पर प्रतिबंध कर दिया गया था। मतलब इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस एक्ट के अंतर्गत कर्मचारी जो थे वो कंपनी के कर्मचारी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे उनका जो निजी व्यापार था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, भारतीयों से जो उपहार लेते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जो रिश्वत लेते थे, घूसखोरी, उस चीज़ को इस एक्ट के अंतर्गत बंद कर दिया गया। अब बात करते हैं आगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई जिसके माध्यम से ही ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण सख्त हो गया। मतलब इस एक्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण पूर्ण रूप से हो गया। और मतलब ये प्रावधान भी किया गया कि जो राजस्व है और न्यायिक संबंधी है और सैन्य मामले, इन सभी की जो जानकारी है वो मस्ट कर दी गई, किसको, इंग्लैंड को, मतलब ब्रिटिशर्स को अब ये जानकारी दी जाएगी। फिर इसके बाद एक जो एक्ट आता है उसको हम सेटलमेंट एक्ट कहते हैं। सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो आया था वो 1781 में आया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो वो एक्ट जो आया था वो 1781 में आया था। ये एक्ट जो आया था सिर्फ और सिर्फ जो रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए ये एक्ट आया था। तो इस एक्ट में एक खास बात ये है कि जैसे बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा में जो विधि निर्माण का अधिकार था, विधि निर्माण अधिकार कोलकाता सरकार को दे दिया गया। मतलब इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो कानून बनाती थी वो कानून बनाने का अधिकार अब किसको सौंप दिया गया, कोलकाता सरकार को सौंप दिया गया। अब ये जो मतलब जो विधि निर्माण है या कानून निर्माण है वो अब कौन करेगा, वो अब कोलकाता सरकार करेगी। आगे चलिए, आगे देखते हैं। बट इस एक्ट के अंतर्गत सेटलमेंट एक्ट में सिर्फ इतना ही है। आगे हम देखते हैं, आगे जो एक्ट आता है वो आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में अब हम बात करते हैं थोड़ी। पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था वो कब आया था, सन 1784 को। पिट्स इंडिया एक्ट 1784
जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था वो कब आया था? सन 1784 में आया था। इस एक्ट के बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं। जैसे इस एक्ट के अंतर्गत दोहरा प्रशासन प्रारंभ किया गया। आपसे पूछा जाएगा कि दोहरा प्रशासन या दोहरा शासन जो है वो किस एक्ट के अंतर्गत आया था? वो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत आया था। तो इसमें क्या हुआ था दोहरे शासन में? इसमें क्या था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, ये दो भाग कर दिए गए थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो राजनीतिक मामलों को देखभाल करते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो थे वो आपके बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर थे वो तो आपके व्यापारिक मामले देखते थे, और जो राजनीतिक मामले देखते थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखते थे। मतलब जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था सन 1784 में, इस एक्ट के अंतर्गत इसमें दोहरा प्रशासन चालू किया गया था। दोहरे प्रशासन का मतलब था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था वो व्यापारिक मामले को देखते थे, और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोलर थे वो राजनीतिक मामलों को देखते थे। अब बात करते हैं आगे जो एक्ट आया था वो हमारा एक्ट था चार्टर एक्ट। चार्टर अधिनियम जो आया था वो सन 1793 में आया था। प्रथम चार्टर एक्ट जो था वो सन 1793 में आया था। इसमें देखो कुछ खास बात है, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या था, कुछ नियंत्रण बोर्ड के सदस्य हुआ करते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट के अंतर्गत मतलब जो चार्टर एक्ट था, प्रथम चार्टर एक्ट सन 1793 में आया था। इस एक्ट के अंतर्गत जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे तथा जो कर्मचारी थे, नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारी, इनका जो वेतन की व्यवस्था थी वो भारतीय राजस्व से की गई थी। आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा किस एक्ट के अंतर्गत जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारी थे उनके जो वेतन वगैरह जो दिए जाते थे वो भारतीय राजस्व से दिए जाते थे। भारतीय राजस्व से इनके वेतन की व्यवस्था की गई थी। तो ये एक्ट जो था वो चार्टर एक्ट सन 1793 का था। फिर इसके बाद जो आता है वो 1813 का चार्टर एक्ट। इसके बाद जो एक्ट आता है वो 1813 का चार्टर एक्ट आता है। इस एक्ट में क्या था, इस एक्ट का एक दूसरा नाम भी है। इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट, इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब इस एक्ट में क्या किया गया था, सबसे पहली जो बात थी, इस एक्ट के अंतर्गत जो कंपनी का अधिकार था उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनी का अधिकार 20 ईयर के लिए बढ़ा दिया गया था। पहली इसकी जो विशेषता थी वो यही थी। फिर इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो जो इसके आगे जो बात करते हैं, इसका जो व्यापारिक एकाधिकार थे, मतलब चाय के व्यापार को छोड़ करके जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि जो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था चाय को छोड़ करके वो किस अधिनियम या किस एक्ट के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया था। इसमें क्या था कि जो इस एक्ट के अंतर्गत 1813 एक्ट के अंतर्गत इसको ख़त्म कर दिया गया था। इसमें अब कोई भी ब्रिटिश नागरिक जो भारत में मतलब भारतीयों के साथ व्यापार कर सकता था, पहले ऐसा नहीं था, इसीलिए एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत, इसी एक्ट में शिक्षा के लिए, एडुकेशन के लिए 1 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया था। इस एक्ट में मतलब जो भारतीय शिक्षा में सुधार करने के लिए, भारतीय शिक्षा में जो सुधार करने हैं उसके लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई थी। फिर इसी एक्ट में जो कंपनी थी, कंपनी का अधिकार जो था अब वो सीधा सीधा किसके हाथों में चला गया था, कंपनी का जो अधिकार था वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। ये हम आपको पहले से ही बता चुके हैं कि कंपनी का जो अधिकार पत्र था उसको 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था। अब इसके जो आगे के अधिनियम है या इसके जो आगे का पार्ट है वो आपको आगे वाले पार्ट के वीडियो में प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।